सहारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। नापाक हथकंडा, चीन की चाल। पिछले 40 दिनों में दुनिया भर में सियासी समीकरण बदले हैं, रणनीतिक माहौल में तेजी आई है और कूटनीतिक पटल पर तस्वीरों ने नया रंग अख्तियार किया है और इनमें से ज्यादातर भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तेजी से तालिबान ने कब्जा जमाया, उसी तेजी से पाकिस्तान और चीन उसे मान्यता दिलाने से लेकर हर तरह के मदद देने को तैयार हुए। लेकिन भारत ने तालिबान को लेकर अपने सख्त रुख में ज्यादा बदलाव नहीं किया, जिसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा। यूएन की बैठक में पाकिस्तान और चीन की भारत ने जमकर मजम्मत की, तो क्वाड देशों की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेरेबंदी को लेकर एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। अमेरिकी प्रशासन ने भी पाकिस्तान और चीन की साजिशों पर कड़ा बयान दिया। नतीजा, भारत की रंगलाती कोशिशों से बिफरे चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पाकिस्तान ने 7 महीनों बाद भारत के साथ चले आ रहे सीज फायर को तोड़ दिया और रविवार रात से फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल अफगानिस्तान की लड़ाई से खाली हुए लश्कर और जैश के आतंकियों के अलावा आईएसआईएस के लड़ाकों को कश्मीर में दाखिल कराने को बेताब पाकिस्तान अब एलओसी पर फायरिंग की नापाक साजिश रचने में जुट गया है। उधर ऑकस और क्वाड गुट से नाराज ड्रैगन ने एक बार फिर भारतीय सीमा पर फौज तैनात करना शुरू कर दिया है। चीन ने भी करीब 7 महीने पहले पैगोंग इलाके से पीछे हटने के अलावा लद्दाख के कुछ इलाकों से सेनाओं की वापसी भी की थी, लेकिन पिछले दिनों ठंड से पहले ही उसने कराकोरम के पास और पूर्वी लद्दाख में 80 से 85 अस्थायी टेंट लगा दिए हैं और 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैन्य अभ्यास के साथ तमाम निर्माण तेजी से किए हैं। और यह सब कुछ अप्रैल 2020 में हुई घुसपैठ के बाद से लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला करने की साजिश में जुटे हैं? क्या पाकिस्तान तालिबान की भी इसमें सक्रिय भूमिका रखना चाहता है? क्या दोनों मोर्चों पर एक साथ जंग को जारी रख पाने के लिए भारत तैयार है? यह बड़ा सवाल और आज की बड़ी बहस में हम इसी पर समझेंगे आज के अपने पैनलिस्ट से। और हमारे साथ आज चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवात साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में आपका। और डॉक्टर स्वाति राव, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमनीश वत्स जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और रमनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल यही कि चीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है? भारत भरोसा कर सकता है? दुनिया के देश भरोसा कर सकते हैं? क्या चीन इस लायक है? मेजर साहब, शुरुआत आप ही से। भारत चीन पर विश्वास करता है, बातचीत होती है, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा है अपनी चाल से, अपनी आदतों से, और एक बार फिर से उसकी सक्रियता एलएसी पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल आनंद, इसमें कोई शक नहीं कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली, कि चीन पे आप जो चीन कहता है और करता है उसमें बहुत फर्क है। और जो चीन के साथ चला हुआ है लद्दाख के अंदर, उसमें अभी तक कोई खास कमी आई नहीं है। जैसे आपको पता है कि 3 सेक्टर हैं आपके, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जो लद्दाख के इलाके में चीन जो है 3 जगह करीब करीब अंदर आने की कोशिश की थी, और वहां पर पेंगेंगसो और आपका जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है गोगरा का, उसमें बातचीत होकर वो वापस गया है और भारत ने भी कैलाश रेंज को खाली किया है। मगर जो देपसंग का इलाका है जहां वो 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया है, उसको उसने अभी तक खाली नहीं किया। और वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वो समझता है कि एक तो उसको एक्साई चीन को डेप्थ देता है, और जो उसका हाईवे जाता सिंगजांग से लासा, उसको भी कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से डेप्थ मिलती है। और वो डायरेक्टली भारत के जो सियाचिन ग्लेशियर है और जो नुब्रा वैली है, वो डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है दौलत बेग ओल्डी को बाईपास करते हुए। तो इसलिए वो जो 1959 की क्लेम लाइन पे आ गया है, तो उससे मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी वो पीछे जाएगा।
और भारत के लिए भी वो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब से हमने दरबुक शोक दौलतबेग ओल्ड रोड बढ़ा ली है, तो हमारे डीबीओ जो है वहां से जो आप गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो इन्होंने बनाया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पे हम जा सकते हैं। काराकोरम हाईवे पे भी हम कहीं ना कहीं अपना इंटरडिक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न हाईवे पे। मगर जो चीन है उसने अपना जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, और एक तरफ तो कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, मगर ग्राउंड पे बातचीत जैसी बातें नहीं नजर आ रही। उसको लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश 350 के करीब उसने गांव बना लिए हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक है। नाम तो उनका गांव है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बंकर से लैस है। लड़ाई के दौरान में उनको डिफेंसिव की तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने एयरफील्ड बना ली है जो कि अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, और उनको बड़ा भी कर लिया है। और तीसरा उसने सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल तक अपनी रेलवे लाइन और जो हाईवे है उसको भी लेने की कोशिश जल्दी से जल्दी कर रहा है। ऐसे में जो चीन है वो पूरी तैयारी कर रहा है पूरी लड़ाई की। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बातचीत हो रही है चीन के साथ, क्योंकि हमने नॉर्थ और साउथ पंगंगसो में और गोगरा में आपस में बातचीत करके कोई समझौता किया है, तो बात जो है खतरा टला है। खतरा टला नहीं, खतरा बढ़ रहा है। और खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अभी तालिबान का रूल आ गया अफगानिस्तान के अंदर, वहां से जो 8 से 10 हजार आतंकवादी लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के वो अभी फ्री हो गए हैं। वो भी भारत के जम्मू और कश्मीर में आएंगे, पाकिस्तान भेजने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में चीन जो है लद्दाख और अरुणाचल के बॉर्डर से और पाकिस्तान ये टेररिस्ट भेजना और उसके बाद अपनी कन्वेंशनल पावर से, तो ये आपको सैंडविच कर सकता है। तो भारत को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और भारत के लिए खतरा भी है। स्वास्थ्य जी, भारत के लिए खतरा है। चीन अपनी जितनी भी सक्रियता बढ़ा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। पूरी तैयारी, 2 कदम पीछे हट रहा है, फिर 4 कदम आगे आ जा रहा है। भारत की विदेश नीति के तहत अब भारत बात भी करता है, विश्वास भी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ से इस तरह की चर्चा होती है और चीन की खिंचाई होती है, तब एक बार फिर से चीन सक्रिय हो जाता है और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है एलएसी के आसपास। जी देखिए आनंद जी, ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इंडिया के सामने जो तरह तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनमें जो डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो तो है ही, उनके अतिरिक्त जो इनडायरेक्ट, जो प्रॉक्सी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो भी बहुत सारे हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है। हाँ, क्योंकि हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक साथ सामना करते हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये अपने आप में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है कि हम एलओसी पे देख रहे हैं पाकिस्तान का रवैया जिस तरह से। अच्छा देखिए, इसको भी हम थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन है। हमें पता है कि ये पाकिस्तान और आईएसआई द्वारा जो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छी तरह मेजर साहब ने बताया कि किस तरह से वहां पे अफगानिस्तान में वो लोग फ्री हो गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे। तो उनको लगातार कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान यहाँ घुसाने के लिए हमारे यहाँ, और कोशिश ये है कि विंटर्स के पहले, जाड़ों के पहले हम किसी तरह से इनको यहाँ पर एंटर करा दें। अब देखिए कि ये जो बेसिकली जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट आईएसआई ने लश्कर तैयबा का एक एफिलिएट बनाया है, जिससे कि हिंदुस्तान में काम भी होता रहे, ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म का, और लगे हाथ पाकिस्तान पर, लश्कर तैयबा पर एक तरह की इंटरनेशनल लाइमलाइट भी ना जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना चाहता है, और उसके लिए लश्कर तैयबा पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन रहता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि वहां से अटेंशन हटाकर इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और द रेजिस्टेंस फ्रंट के हैंडलर्स कौन है? अगर आप देखते हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो इनके जो हैंडलर्स हैं ये सब वहां से ये सिग्नल और टेलीग्राम के थ्रू पाकिस्तान में बातें करते हैं, पाकिस्तानी नंबर्स हैं जिनसे ये बातें करते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए ही भारत में काफी बड़े लेवल पे इंटेलिजेंस पहले से आ रही थी कि जब तालिबान का वहां पर तालिबान की विजय हो गई,
तो ये कहा जा रहा था कि भले ही तालिबान का कोई एफिलिएट या तालिबान का कोई सपोर्टेड ग्रुप भले ही कश्मीर में ना प्रॉब्लम करे, लेकिन इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जो जिहादी माइंडसेट है और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार होती रहेगी। तो इसको लेकर अच्छी बात यह है कि इसको लेकर हम लोग पहले से तैयार हैं, और इसको लेकर आप देखते होंगे कि अभी जो लास्ट अगस्त में, पिछले महीने, जो TRF, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट का जो टॉप कमांडर था अब्बास शेख और साकिब मंजूर, इनको पकड़ के मारा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अब धीरे धीरे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं उसके लिए हम तैयार हैं, पर सवाल ये है कि हिंदुस्तान क्या दोनों तरफ से एक युद्ध जो है वो लड़ सकता है या नहीं, मतलब डबल फ्रंट पे। तो उसके लिए मेरे ख्याल से देखिए डिप्लोमेसी की अपनी जरूरत है, जो हिंदुस्तान अलग तरह पे करता रहता है। तो कहाँ पे डिप्लोमेसी की जरूरत है हम इसको समझें, और कहाँ पर हमको हमारी इंटेलिजेंस की जरूरत है, कहाँ पे हमारी आर्मी और कहाँ पे JNK पुलिस की जरूरत है, इसको समझे। तो मैं इसको कहती हूँ कि हिंदुस्तान को ऐसे सिचुएशन में एक स्मार्ट पावर अप्रोच का इस्तेमाल करना जरूरी है। स्मार्ट पावर अप्रोच का मतलब होता है एक सही मिश्रण, सॉफ्ट और हार्ड पावर टैक्टिक्स का एक सही मिश्रण। तो ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब ये है रमनीश जी कि जब भी भारत इंटरनेशनल फोरम पर जाता है और वहाँ पर जब अपनी बात कहता है और उसका असर दुनिया के देशों में दिखाई पड़ता है, चाहे अगर हम क्वाड की बात करें या फिर हम यूनाइटेड नेशंस की अभी जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री ने जो संबोधित किया, और उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हिंद महासागर में नहीं गलेगी दाल, चीन की नाकाम रहेगी चीन की चाल। तो ये तो प्रधानमंत्री ने एक सुई चुभो दी, और इसका असर तो दिखना ही था चीन की तरफ से। और पाकिस्तान और चीन दोनों आजकल जो मिले हुए हैं वो भारत के खिलाफ। बिल्कुल। आनंद जी, आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया था, उसके बाद भी आपने देखा था पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित जो आप देखें पाकिस्तानी सेना के द्वारा और ISI के द्वारा प्रायोजित जो आतंकी संगठन आप देख रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो, चाहे जितने सारे के आप देखें आतंकी गतिविधि जो है कश्मीर या कश्मीर के आसपास के एरियो को लास्ट टाइम भी किया था। और आज आप देखिए फिर से आपने देखे कि पाकिस्तान के बिना नाम बोले प्रधानमंत्री ने जो करारा जवाब दिया था कि आतंकवाद, चूंकि देखिए आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन उसका धर्म और मजहब जो है पाकिस्तान में पूरी तरह से पल रहा है और बढ़ रहा है। और पाकिस्तान ही देखिए आप पूरी दुनिया में आतंक की उपज के साथ साथ आतंक का निर्यात भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत पाकिस्तान को चुभ क्या रहा है, तकलीफ क्या है? तकलीफ है उन्होंने देखा जो बाइडेन के साथ भी उसी तरह के संबंध, उसी तरह की कोऑर्डिनेशन जो प्रधानमंत्री के साथ देखने को मिला। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। पाकिस्तान जो है आप सोच ही नहीं पा रहा है कि वो सोच रहा था कि जो बाइडेन जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो बाइडेन ने भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो CEO हमारे तो 5 जो विश्व के महानतम CEO थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया निवेश के रूप में। अब बात आती है पाकिस्तान आतंक के लिए इतना ज़्यादा, आप देखिए सीज फायर का बार बार उल्लंघन, 7 महीने के बाद फिर से आपने सीज फायर का उल्लंघन देखा। इसके पहले भी जितने सारे समझौते हुए, ताशकंद समझौते को ले लीजिए, शिमला समझौते को ले लीजिए, लाहौर बस यात्रा को आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय क्या हुआ था, उस समय हमें क्या मिला, कारगिल का युद्ध मिला। आज आप देखिए पिछली बार 2019 में क्या हुआ, पुलवामा अटैक मिला। तो ये सारे पाकिस्तान के द्वारा हमें मिलता है, लेकिन हम हमेशा शांति की बात करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन चूंकि शांति सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है पाकिस्तान के माध्यम से? पाकिस्तान बार बार डिस्टर्ब इसलिए कर रहा है ताकि हम POK के ऊपर न जाएं, क्योंकि अभी हमारा प्रधानमंत्री की जो नजर है वो POK के ऊपर है, लेकिन वो चाहता है कि बस हम कश्मीर को ही डिस्टर्ब करते रहें। और आपने देखा कि TTP से वो सहयोग मांगने चला था। तालिबानी प्रवक्ता ने साफ स्पष्ट रूप में कहा कि हम इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत का मामला है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है,
क्योंकि इसके पीछे कौन है? वो है आईएसआई। और आईएसआई आप बार बार आप देखेंगे इस तरह से और preach करता रहता है। उसके साथ चीन का शह भी है, उसको पाकिस्तान को मिल रहा है। पूरी तरह से इसमें मिला हुआ है। चीन बार बार डिस्टर्ब इसलिए करना चाहता है कि भारत को कभी भी आगे दिखना नहीं चाहता है। आज अमेरिका और हमारा भारत का अच्छा संबंध है, आपने देखिए रसिया के साथ अच्छा संबंध है, ऑस्ट्रेलिया के संबंध है के साथ अच्छा संबंध है, जापान के साथ अच्छा संबंध है, हमारा पूरे विश्व के साथ अच्छा संबंध है। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने इस चीज को साबित भी किया। लेकिन उसके बावजूद ये सारी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चुभ रहा है। इसीलिए आप देखें आतंक की वो आप गतिविधि आप जो भी कश्मीर में आप देख रहे हैं, सीज फायर का जो उल्लंघन आप देख रहे हैं, इसी का एक नतीजा इसका है। शिवाद साहब, आप कह रहे हैं कि जो पूरी कवायद है चीन की, जो पूरी सक्रियता है, वो युद्ध की तैयारी के तौर पर है। तो अब सवाल यह है कि क्या दोनों मोर्चों पर, क्योंकि आपने एक बात और कही कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और तालिबान के शासन के आने के बाद अब जो वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप्स हैं, वो अब खाली हो गए हैं, तो उनको अब इधर लाएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान लगा ही है। क्या दोनों मोर्चों पर जंग के लिए या जंग जारी रखने के लिए जो तैयारी पाकिस्तान और चीन की तरफ से की जा रही है, भारत उसके लिए तैयार है? एक चीज़। दूसरा, इसलिए भी इसको मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ता जा रहा है, भारत में उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर उसे पीछे हटना पड़ जा रहा है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उसका जवाब देने के लिए वो लद्दाख के जरिए घुसने की कोशिश कर रहा था, पीओके के जरिए तो वो जा ही रहा है, नेपाल को अपना दोस्त बताकर नेपाल के अंदर घुस गया है, श्रीलंका में चला ही गया है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति और चीन के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक होते जा रहा है और भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल आनंद, देखो अगर हमें बिल्कुल तैयार रहना है दोनों तरफ से लड़ने के लिए, अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो लड़ाई नहीं होगी, ये याद रखो। इसलिए हमें अपने जो नदर्न बॉर्डर में चीन के अगेंस्ट भी और वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हरदम तैयार रहना है, और हम इसके लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। कुछ एक चंद एक पॉइंट आपने बड़े उठाए और उनको मैं क्लेरिफाई करता हूं। देखो, पाकिस्तान के साथ हमारा फरवरी में सीज फायर हुआ था, ये एक टैक्टिकल प्लॉय था पाकिस्तान का, उसने जानबूझ के किया था क्योंकि उसको उस टाइम प्रेशर था उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के, और अभी वो तालिबान के साथ, तालिबान का रूल आ गया है, वो वहां से फ्री हो गया है, तो उसने अपना प्रेशर और ये जो सीज फायर फरवरी में माना था उसको उल्लंघन किया है, क्योंकि अभी उसको फायदा नहीं है। अब वो आर्टी फायर करने लगा है, आपके कुपवाड़ा में भी किया, तितवाल में भी किया, टंगधार में किया है। और आतंकवादी तो भेजने की बात थी, ये 10,000 के करीब जो आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के M4 और M16 आधुनिक हथियारों से लैस हैं, वो भारत की तरफ भेजेगा, अभी मौका है। और ये दिसंबर तक जब तक बर्फ नहीं पड़ती तब तक पास नहीं होते, ये बहुत जोरों से भेजेगा। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट आनंद ध्यान देना पड़ेगा, इस्लामिक स्टेट खोरासन वो भी एक सक्रिय हो गया है अलकायदा के साथ, और वो हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें स्पेशली केरला, उसके अंदर उसके स्लीपर सेल है, उनको एक्टिवेट करके OGW को, तो ये कॉमनर डिस्टर्बेंस कर सकता है जब हमारे फेस्टिवल सीजन आता है। और ये हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा इंटरनल इंसर्जेंसी और इंटरनल सिचुएशन को संभालने के लिए। अभी आगे बात आपकी जो चीन की है, चीन का क्या हो रहा है? चीन सच्चाई ये है कि लद्दाख में भारत तैयार है, और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमें पता है कि हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आप जो समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से उसने हमको धोखा दिया था, जिस प्रकार से वो एक्सरसाइज के नाम पे लद्दाख में आ गया, अब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हैं। और जब से हमने क्वाड किया, आपस का समझौता हुआ है, एक प्रकार चारों डेमोक्रेसी इकट्ठी मिली है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अलायंस, भारत के बीच में, अमेरिका के बीच में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक मिलाप है, और ये कंस्ट्रक्टिव अलायंस है। इसके 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल हैं: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड। ये जाते हैं चीन के विरुद्ध, क्योंकि चीन जो है दादाशाही कर रहा था, विस्तारवाद गतिविधियां कर रहा था, फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक नहीं कर रहा था।
इससे वो घबराया हुआ है, वो एक प्रकार से अगर आप देखो डरा भी हुआ है, घबराया हुआ भी है, और वो एक भारत को अपसेट करना चाहता है इसके कि क्वाड का हिस्सा ना बने। और जब से ये आक्रोश आ गया है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने, जब यूएस और यूके ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को एक सबमरीन दे दिए न्यूक्लियर पावर, तो उसकी भी एक मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ने से क्वाड की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो आक्रोश जो है क्वाड का एक प्रकार से सक्रिय है, वो उससे हमको मदद मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कमजोर कड़ी थी। भारत, जापान और जो यूएस है, ये पांच देश की जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है उनमें आते हैं। तो इससे क्या होगी, एक पावर बढ़ेगी। इससे भी ये घबरा हुआ है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में चीन को मालूम है कि भारत जो है लद्दाख के बॉर्डर पे बिल्कुल डटा हुआ है, और इंडो पैसिफिक में क्वाड के साथ मिलके एक बहुत बड़ा प्रेशर डल रहा है अब चीन के ऊपर। और चीन इसी के कारण बुखला के ये हरकतें 12 होटी में भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये 70 से 80 जो अभी देखने में आए टेंट वगैरह लगा रहा है, ये एक प्रेशर टैक्टिक है चीन की। मगर इस टैक्टिक से हम घबराने वाले नहीं हैं। और हमें घबराना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हम आगे के लिए तैयार जरूर रहें, और इसके लिए आप जैसे लोगों की राय बहुत ज़रूरी होती है। और सरकार और डिफेंस के जो नुमाइंदे हैं वो लोग भी इस तरह की चर्चा को सुनते हैं, और उन लोगों को भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए। स्वास्थी जी, हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं, क्वाड ऑकस ये जो बना उससे घबराहट एक हो रही है, और भारत की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती दिखाई दे रही हैं। अब ऑकस से फ्रांस जरूर नाराज है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस अगर उधर से निकला है, ऑकस में उसको शामिल नहीं किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया साथ, तो शायद फ्रांस भारत के साथ मिल जाए। तो वैसे में भारत की स्थिति हर तरफ से मजबूत है, क्वाड ऑकस हो या फिर भारत के साथ फ्रांस जुड़े। तो ये झटका कोशिश, जो रंग लाती कोशिशें हैं, उससे चीन को लगता रहा है। क्या ये उसी का नतीजा है कि चीन चाहता है कि भारत उस एलएसी के आसपास ही इंगेज रहे, और वो इंगेज करने की कोशिशें करता रहता है? क्योंकि एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि एक और ग्रुप बन रहा है। हम ऑकस और क्वाड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप और बन रहा है, और वो ग्रुप है अफगानिस्तान में तालिबान के बाद के चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ईरान, और हाफ हार्टेडली रूस को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जी आनंद जी, बहुत सारी बातें एक साथ हुई। जो आपने कहा कि चाइना की एक नीति है कि आप भारत को डिस्टर्ब मतलब रखें, है ना, पाकिस्तान के थ्रू और ये अलग अलग प्रॉक्सी तरीकों से। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और 2-4 बातें आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान 2-4 चीजें हुई हैं जिनको हमें बहुत केयरफुली, जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए चाइना और पाकिस्तान के मध्य। जैसे जैसे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 का एग्जांपल बताती हूँ, तो उससे और बात शार्प हो जाती है, हमारा फोकस शार्प हो जाता है। देखिए, एक तो ये कि स्पेस में जो चाइना पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, रिमोट सेंसिंग जो पाकिस्तान की सैटेलाइट्स हैं उनको अपनी जमीन से लॉन्च करता है, तो ये अप्रैल 2019 से चल रहा है। दूसरा, जब हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स पैक्ट, जिसको बेसिक लॉजिस्टिक पैक्ट कहते हैं, 2020 में साइन हुआ, उसी के कुछ दिन बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री इंटेलिजेंस को लेकर पैक्ट साइन हुआ। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो फैक्ट है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ये इसको अगर आप जितना अवेलेबल है, जितना हमें पढ़ने में आता है, उसमें वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इंडियन बॉर्डर्स का जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, उसकी इंटेलिजेंस चाइना पाकिस्तान को उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह की चीजों में हमें क्या समझ में आता है कि हिंदुस्तान को इनसे निपटने के लिए बाकी हमारी मोराल में, हमारी आर्मी में, हमारे एयरफोर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे को बेसिकली काम अगर करना है तो अपनी इंटेलिजेंस पर, और इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने का एक तरीका यह है कि हम जिन कॉर्ड कंट्रीज के साथ बार बार कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ हम अपनी इंटेलिजेंस को लेकर कितना कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि इंडिया और चाइना का जो 2020 गलवान इशू हुआ था, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था।
ओके, तो इस बात में हमारी कहाँ पे कमी है, हमारी वल्नरेबिलिटी कहाँ है, हमें उस पे काम करने की बिल्कुल ये जरूरत है। काम करने की जरूरत है, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करने की जरूरत है। और एक सैटेलाइट पिक्चर आया था, वीडियो आया था, उसी से ये पता चला कि ये सक्रियता एलएसी पर चीन की एक बार फिर से बढ़ रही है। एक आखिरी कमेंट सर आपसे, रमनीश जी, अब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने हम बात कही, फॉरेन एक्सपर्ट ने अपनी बात कही कि इस स्थिति को लेकर, इस सिचुएशंस को लेकर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भारत को इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, खुफिया तौर पे एक तो सबसे पहले आपने जैसा कि कहा कि सैटेलाइट के तौर पे, तो ये चीज़ें हमें पहले ही मालूम कर लेना चाहिए कि किस तरह की गतिविधि पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, और उसके ऊपर हमें कड़ी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे जो सीमावर्ती के इलाके, कश्मीर के इलाके, जो किसान हैं, जो वहाँ पे जो लोग हमारे रह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, हमारे देश का नुकसान ना हो। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। जहाँ गलवान की बात करें, चाइना सीमावर्ती जो इलाके हैं, लद्दाख वाला वो इलाका है। लद्दाख वाला इलाका है, ये सारे जो इलाके हैं उसमें भी हमें बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दो मात्र ऐसे देश हैं जो हमारे सीमा से लगे हुए हैं, उन पे कभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। चूंकि इतिहास बताए, 1962 को ले लीजिए, 1971 को ले लीजिए, आप 1998 को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, और इस नुकसान को हम बचना चाहते हैं। उसके लिए हमारे सरकार को, हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा सजग रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी, और खुफिया तौर पे हमारी जो एजेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने की ज़रूरत है, ताकि हम उसका अच्छे तरीके से सामना कर सकें। चलिए, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस और मजबूत होगी, और हमारी सीमाओं के पास जो हमारे दुश्मनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं उसकी जानकारी मिलेगी। और भारत में तो वो ताकत है, जैसा कि शिवाज साहब भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो ताकत है, और हम देखते रहे, हमारी सेना पर हमें विश्वास है कि उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और चीन को हमने पीछे ढकेला है, और अगर चीन इस तरह की गुस्ताखी फिर से करेगा तो हम उसे फिर से पीछे ढकेलने की स्थिति में हैं। ये 2021 का भारत है, 2021 की भारत की सेना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल शिवाज साहब आपका, स्वास्थ्य जी आपका, और रमनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही, लेकिन चलते रहिए समय के साथ, जहां खबरें लगातार जारी हैं। सहारा अपना।